गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे पहले 3 वीडियोस हैं बाय द नेम क्लासिकल होम्योपैथी फॉर क्लासमेट्स, वो जाके वो रेफ़र कर सकते हैं। और आज हम लोग केस टेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर जो है वो बेसिकली 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स पे मैं कवर करूँगी। फर्स्टली केस टेकिंग प्रोफार्मा के बेस्ड पे कि केस टेकिंग कैसे करते हैं, बेसिकली क्या क्या पूछना चाहिए, वो क्राइटेरिया क्या है, वो फॉर्म क्या पूरा फिलअप होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। सेकेंड विल बी एनालिसिस। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, अब उसको कैसे एनालाइज करेंगे। और उसके बाद में फिर हम डील करेंगे अक्यूट केस टेकिंग क्या है, क्रॉनिक केस टेकिंग क्या है, और फाइनली हम केस टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स, मतलब बच्चों की केस टेकिंग कैसे करते हैं। तो इनिशियली जब हम कॉलेज में थे तो कोई भी ओपीडी वगैरह हम ज्वाइन करते थे, होम्योपैथिक ओपीडीज़ या कोई क्लिनिक वगैरह ज्वाइन करते थे, तो वहाँ केस टेकिंग का मतलब होता था कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसकी क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, कॉजेशन क्या है, मॉडलिटी क्या है, सेंसेशन क्या है, कॉन्कोमिटेंट अगर है तो मतलब वो क्या है। ये चीज़ें बस हमारे लिए केस टेकिंग होती थी। फिर धीरे धीरे जब फाइनल ईयर थर्ड ईयर में जाके सेमिनार्स वगैरह हमने अटेंड करना स्टार्ट किया, तो वी यूज़ टू वंडर कि बाप रे 4-4 घंटे इतना क्या पूछते हैं। उसके बाद में फिर बॉम्बे जाके सीखा हमने कि 4 घंटे भी बहुत कम होते हैं एक पेशेंट को जानने के लिए। मतलब जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो इनिशियली वो पहले एलोपैथिक मेडिसिन ले चुका होता है, तो उसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत मॉडिफाई हो चुके होते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं। उसके बाद में उसको हटाना, प्लस उसके बिहेवियर वाइज आजकल इतनी ग्रूमिंग क्लासेस और इतने एटिकेट्स और वो सब कुछ सिखाने वाली चीज़ें हैं कि हमको एकदम फर्स्ट हैंड चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग अपने जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं सच एज जेलसी, एंगर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना पसंद नहीं करते। शायद ही कोई इंसान होता हो जिसको गुस्सा नहीं आता हो, बट जब आप किसी से बात करेंगे, बहुत कम पेशेंट्स होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो एडमिट करेंगे नेगेटिव ट्रेट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। तो वो चीज़ें कैसे इलिसिट करनी है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में फिर हम 4-5 घंटे एक ही पेशेंट को दें तो मतलब प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जनरल प्रैक्टिस में। सॉरी फॉर दिस। सो हम 4-5 घंटे एक ही पेशेंट को दें, ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, या स्पेशली जब आप कोई कैंप अटेंड कर रहे हैं जहाँ बहुत मल्टीट्यूड ऑफ पेशेंट आपको अटेंड करने हो, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती उस जगह पे। हमको कम से कम टाइम में असेस करना रहता है सिर्फ 3 चीज़ें। फर्स्टली विल ऑफ द पेशेंट, एज डॉक्टर केंट सेज, मॉरल ऑफ द पेशेंट, हिज इंटेलेक्ट। तो ये चीज़ें जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन बता देती है कि जो हमारे सामने बैठा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है, उसका नेचर क्या है। देन उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी, उससे ज्वाइन करके जो हमें मिले तो वो हमको प्रिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी रहता है। मैक्सिमम टाइम इट हेल्प्स। हर केस में आपको PQRS मिले ये पॉसिबल नहीं होता है, हर केस में कॉन्कोमिटेंट मिले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हर केस की अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है। एक्यूट में आपको PQRS मिल जाना, टाइम मोडालिटीज़ मिल जाना बहुत पॉसिबल होता है, पर क्रॉनिक में हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीज़ों को कैसे डील करना है, हम इन शॉर्ट वेरी सुपरफिशियल लेवल पे ये चीज़ें हम देखेंगे। मैं बेसिकली केंट फिलोसफी, डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स की द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी, ये इस पे डिस्कस करूँगी, इसको बेस बना के, सो दैट ये सबके पास रहती है। सब मतलब गो थ्रू कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद में। प्लस जो हमारी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, एफोरिज्म 83 से 104 तक, स्पेशली जो फुट नोट्स में डॉक्टर हैनीमैन ने जो क्वेश्चनरीज लिखी है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर चीज़ का रिलेवेंस है, हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें जो है एक बार रिवाइज़ कर लें।
कैंट फिलोसफी में एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट करके 3 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। और H.A. रॉबर्ट्स ने प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी जो है उनकी, उसमें केस टेकिंग की हेडिंग है और वो सारी चीज़ डिस्क्राइब की है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा केस टेकिंग का, वो बेसिकली H.A. रॉबर्ट पे बेस्ड रहेगा, प्लस जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने टीचर्स से वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट। और जिसको कुछ भी डाउट रहेगा वो पूछ सकता है बाद में। ये पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं रहेंगी, ये बस सुपरफिशियल लेवल पे ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो ये बेसिक गाइडलाइन है कि ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं। हम लोगों को तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी कि मतलब पूछना क्या है, क्या क्वेश्चनरीज होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। सो केस टेकिंग स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। कैसे पेशेंट आपका एंटर हुआ आपके केबिन में, कैसे वो बैठा, उसका पोस्चर क्या है, प्लस वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपने सिम्टम, वो खुद बोल रहा है या फिर अटेंडेंट उसके मैक्सिमम सिम्टम्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशनल होती हैं और ये प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। यही स्किल होता है जो आपका केस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डिफ़ाइन कर देता है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गैदर वाली स्टेज होती है वो हम पहले देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम नेम से। जो प्रिलिमिनरी डाटा होता है वो बहुत एसेंशियल होता है केस टेकिंग में। सबसे पहले हम नेम ऑफ द पेशेंट, एज क्या है उसकी, सेक्स क्या है उसका, एड्रेस क्या है उसका, ये चीज़ें सभी लेते हैं। वी ऑल नो दिस। प्लस डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पेशेंट कब आया आपके पास। देन उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो 10th पास है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है या वो पढ़ नहीं पाया। ये सारी चीज़ें आपको बता देती है कि वो पेशेंट कैसा होगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ नहीं पाया तो वो पढ़ना नहीं चाहता था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी उस वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बेसिकली ये सारी चीज़ें इससे हमको मिल जाती है। वो कंसाइंशियस है या वो नॉन कंसाइंशियस है, ये चीज़ें इससे हमको पता लग जाती है। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की बुक है थ्योरी ऑफ एक्यूट फ्रीक्वेंट एनकाउंटर माइजमेशन। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है बिगिनर्स के लिए। तो ये लाइक कोई ग्रंथ है, इसको बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो वो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है ये सब चीज़ों के बारे में। सो उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमने पूछ ली, उसका ऑक्यूपेशन हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आप कहीं टीचर हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं, या कोई फीमेल है तो आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बात करते करते एक रैपो बनाने में हेल्प करती है। फॉर सपोज़ अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो जब पेशेंट आपसे बात करने लगता है तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है और वो विलिंग होता है फिर अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए आपसे। और ये सारी चीज़ें आपको बता देती है, काफ़ी कुछ आइडिया दे देती है पेशेंट की विल कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, प्लस उसके मॉरल्स कैसे है। ये आपको प्रिलिमिनरी डेटा और इतनी इन्फॉर्मेशन से ही ये चीज़ें काफ़ी आपको इन चीज़ों के बारे में हिंट मिल जाता है। प्लस उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वेदर ही इज़ मैरिड और ही इज़ नॉट। फिर आप उसको एज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो केस आपके लिए ये थोड़ा ओपन कर देता है, आपको हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। देन वी मूव फर्दर। ये प्रिलिमिनरी डेटा के बाद में अब हम पूछेंगे उसके आपको क्या कंप्लेन है, उसकी साइन एंड सिम्टम के बारे में। फॉर सपोज़ उसने बोला हमको शायटिका है,
तो उस कब होता है पेन, कैसा होता है, मैक्सिमम टाइम्स आपको बहुत कम बोलना है। आप कोशिश करें कि पेशेंट ज़्यादा बोले। जब भी वो कोई सिम्टम दे तो स्पेस दे दे के उसके सारे सिम्टम जो है थोड़ी दूर पे आपको लिखने रहेंगे। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उसके बाद में जब पेशेंट बोल चुका तो क्या क्या मिस हुआ है ये आपको पता है। फिर इन रिस्पेक्ट टू इट्स कॉजेशन, इट्स सेंसेशन, एज डॉक्टर बोनिंग हसन सेज, हिज मॉडलिटीज़, हिज कॉन्कोमिटेंट इफ़ एनी, ये चीज़ें आप आके पूरी कर सकते हैं बाय द टाइम। पर पहले जो है वो पेशेंट को आप खुद से बोलने दें। अगर आप डॉक्टर एच ए रॉबर्ट को पढ़ेंगे यहाँ पेज नंबर 80 पे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मतलब पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। तो उससे आप अपना पर्सनल खुद का प्रोफार्मा बना लेंगे। हर इंसान एक तरह से बात नहीं करता, हर इंसान एक तरह से चीज़ों को नहीं समझता। कई लोग खाली ऑक्यूपेशन पे बात करके पेशेंट को समझ जाते हैं, कई लोग साइन एंड सिम्टम पे समझते हैं। तो आपकी क्या नीड है, आपका क्या कैलिबर है, वो आप खुद डिसाइड करें। ये बस एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद में सारी चीज़ें जो है वो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आप पूछ पाएँ जो पेशेंट मिस कर चुका है। और ये तभी होगा जब आप खुद पढ़ेंगे। सच एज़ अगर पेशेंट ने बोली है कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ, अगर आपने एग्रावेशन लिया है, उसमें बेसिकली एलिसिट किया है डॉक्टर रॉबर्ट ने एग्रावेशन, पीरियोडिसिटी, सीजनल एग्रावेशन, वेदर एग्रावेशन, और इन सब चीज़ों की सिर्फ एग्रावेशन क्यों लिया, एमेलियोरेशन क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ मैं आगे लेक्चर में बताऊंगी। अभी बेसिक हम कवर कर रहे हैं। फिर आपके जर्नल साइन एंड सिम्टम हो गए, आपने सिम्टम को कंप्लीट कर लिया एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद में हम प्रोसीड होंगे कि कब तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे, कब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। दैट इज़ ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़, ODP आपका, ठीक है। कब तक आप नॉर्मल थे, कब तक कोई भी चीज़ नहीं थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ने बोला 2 साल पहले हमको कुछ नहीं था, ये सारी चीज़ें 2 साल से डेवलप हुई है। उसके बाद में पहले लेफ़्ट लेग हमारे में लेफ़्ट लेग इन्वॉल्व हुआ, पहले लेफ़्ट पैर में दर्द होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर राइट पैर में भी होने लगा। पहले हम चलते फिरते थे जब भी होता था, बैठे रहते तो भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखते रहनी है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक गई। उसके बाद में आप उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि पास में आपको क्या क्या इश्यूज़ हुए, सच एज़ कभी कोई स्किन इरप्शन हुआ, आपको कोई एक्जिमा वगैरह, कोई भी स्किन डिसऑर्डर, या फिर कभी टाइफॉइड, कभी मलेरिया, जॉइंडिस, ये सब कुछ हुआ, कभी आप एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपके ऊपर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको जर्नी ऑफ डिसीज़ प्लस मायाज़म के बारे में काफ़ी इंडिकेशंस दे देंगी। प्लस आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या चीज़ें वो लेकर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बोलेगा कि हम बहुत टाइम से हमको टाइफॉइड था और हमने ट्रीटमेंट करवाया है, तो आपको मालूम है कि वो अभी मल्टीविटामिन्स और इन सब चीज़ों पे होगा। अगर वो वीकनेस नहीं भी बोल रहा है तो आपको मालूम है क्योंकि वो मल्टीविटामिन्स अभी फ़िलहाल ले रहा है, तो उस वजह से उसको ये चीज़ें नहीं होंगी। और आपको फर्दर उसको एक्सप्लेन करने में भी ईजी हो जाएगा कि आप की सिचुएशन अभी ये है, हमारी मेडिसिन से आप यहाँ पहुँचेंगे और इसमें इतना टाइम लगेगा। तो ये कन्विंसिंग में भी लाइकवाइज पेशेंट को एजुकेट करने में भी ये हेल्प करती है ये चीज़ें। आफ्टर मेडिकल हिस्ट्री फिर आप पूछ सकते हैं पास्ट फैमिली हिस्ट्री। पास्ट फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू नो, सच एज आपके फादर को क्या क्या इश्यूज़ थे, आपकी मदर को कोई इश्यूज़ थे क्या, मैटरनल साइड से ऐसी कोई डिसीज़ है क्या जो कॉन्टिन्यूशन में है, या पैटर्नल साइड से कोई ऐसी डिसीज़ हो जो कॉन्टिन्यूशन में है। उसके बाद में आपके कितने सिबलिंग्स हैं और उनको कोई मेडिकल इश्यूज़ है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको उसके पास हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है तो ये आपको उसका मायज़म, उसका लर्किंग मायज़म
जज करने में काफ़ी हेल्प कर देगा। वो उसकी फैमिली में हाइपरटेंसिव ट्रेट है क्या, बेसिकली हाइपरटेंशन जो है वो सप्रेस्ड एंगर वगैरह के वजह से होता है, एवरीबडी नोज़ दैट। तो ये चीज़ें उसके बैकग्राउंड के बारे में भी हमको काफ़ी बता देंगी, और वो किस रिस्क पे है वो भी हमको थोड़ा मालूम चल जाएगा। तो ये चीज़ें इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर हमारी ये पास मेडिकल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीशन के बाद में फिर हम, अगर वो फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, 28 days, 30 days, likewise days of bleeding, character of discharge, very important. Menstrual history is a journal symptom, and we all know journal symptom is of prime most important after mental journal. Physical journal is really very important, और यहीं से हमको उसकी कुछ डायथेसिस सच एज हेमोरेजिक डायथेसिस वगैरह है तो वो भी हमको पता लग जाएगा। देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मल्टीपैरा, नली पैरा क्या है वो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एबॉर्शन इफ़ एनी, MTPs वगैरह हुई हैं या नहीं हुई हैं तो क्यों हुई हैं। देन मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल थी या LSCS था। ये सारी चीज़ें इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। कोई रिकरेंट एबॉर्शन की टेंडेंसीज़ है क्या पेशेंट में, ये सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। आफ्टर दैट वी गो टू जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम आर दो सिम्टम जो हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के साथ पेशेंट रिप्रेजेंट करता है। जैसा मुझे भूख लगती है डॉक्टर, मुझे बहुत गर्मी लगती है डॉक्टर, मैं मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत पानी पीता हूँ मैं, मेरे पसीने से बहुत स्मेल होती है, बहुत स्मेली रहता है, मुझे 3 बार 2 बार नहाना पड़ता है। दीज आर ऑल जो मैं कह के सारे सिम्टम्स आते हैं, दीज आर ऑल जनरल सिम्टम्स। सो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले एपेटाइट ऑफ द पेशेंट, भूख लगती है या नहीं लगती है, और नहीं लग रही है तो कब से नहीं लग रही है। उसके बाद में उसकी डिज़ायर, अवर्जन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रेविंग वगैरह। तो ये सारे सिम्टम्स जो है, ये सारे जो जनरल्स हैं, ये बहुत पेशेंट को डिफ़ाइन करने में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत हेल्प करते हैं। आगे चल के मैं एक एक रेमेडी जो है जब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, इसका रिलेवेंस हमको समझ में आएगा। एक एक चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब हम रेमेडी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये चीज़ें कितनी वैल्यूबल है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको ऐसा आइकन की तरह अपने ब्रेन के डेस्कटॉप पे इसको रखिए। इसकी रिलेवेंस हमको आगे जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे जब हमको समझ में आएगी। सो क्रेविंग इफ़ एनी, अवर्जन इफ़ एनी, थर्स्ट कैसी है, प्यास लगती है आपको, आप बार बार पानी पीते हैं या इतनी प्यास नहीं लगती है। और कोई बोले कि विंटर्स में भी हमको बहुत प्यास लगती है, ठंडियों में भी हम बहुत पानी पीते हैं, तो ये बहुत मार्क्ड हो जाती है ये चीज़ें। ये रेड लाइन PQRS की कैटेगरी में ये फॉल कर देता है। जो चीज़ जितनी वियर्ड, जितनी अजीब होगी, हमारे लिए वो चीज़ उतनी ही हेल्पफुल रहती है। इसीलिए पैथोलॉजी समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पैथोलॉजिकल सिम्टम के बेसिस पे जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी तो मैक्सिमम टाइम मिसफायर होने के चांसेस रहते हैं, पर उसमें से ही कुछ बहुत अजीब हो और तब हम प्रिस्क्राइब करें, देन इट इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल एक एब्सिस है पेशेंट को, एब्सिस में रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, वी ऑल नो इन्फ्लेमेशन में ये सब होना ही चाहिए। वो पेनफुल जो है वो होना ही चाहिए। पेशेंट आके बोले ये फोड़ा है कई दिनों से पर दबाने से हमको इतना पेन नहीं होता, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और कई बार अपीयरेंस वगैरह से भी हम रेमेडी को डायग्नोस कर सकते हैं कि इसकी क्या रेमेडी होगी। So let's come back to general symptom. Thirst of the patient, after that thermal reaction उसका क्या है, whether he is chilly or he is hot or he is ambithermal.
ये चीज़ें मैं बिगनर्स को बोलना चाहूँगी 50-50 लेके उनको चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर केस में ये चीज़ें बहुत क्लियर कट मिल जाएं। इसमें मतलब फिजिशियन की क्वालिफ़िकेशन कि वो कैसे इलिसिट करता है, प्लस पेशेंट इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते अपने बारे में। अगर आप होम्योपैथ नहीं होते तो आपको ये चीज़ों के बारे में इतना वो नहीं होता, समझ नहीं होती कि हम चिली हैं, कि हम हॉट हैं, कि हम एम्बीथर्मल हैं। तो ठीक है, अगर ये बहुत क्लियर कट नहीं मिले तो भी आपका केस जो है वो कहीं गया नहीं है। दूसरे वेज़ हैं जिनसे आप अच्छे प्रिस्क्राइबर बन सकते हैं। चिली है तो मतलब क्या ठंडियों की शुरुआत में ही नवंबर में ही आपके स्वेटर वगैरह निकल जाते हैं, या फिर यहाँ फिर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं सिबलिंग्स के साथ या स्पाउस के साथ कि दोनों में से ज़्यादा ठंडी किसे लगती है, ज़्यादा स्वेटर वगैरह कवरिंग किसको रिक्वायर्ड होती है। फिर हॉट है तो ये चीज़ें यूजली आसानी से मिल जाती है कि हाँ हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर हमको ना सर्दी बर्दाश्त होती है ना हमको गर्मी बर्दाश्त होती है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। और हमेशा जब भी आप कभी थर्मल पेशेंट का लेना हो तो हाथ रखवाएं, उनका जो ये पामल स्ट्रक्चर होता है हाथ का, उसमें ये अपना डॉर्सल रख के आप ज़रूर इसको स्पर्श करें, टच करें कि ये कोल्ड क्लेमी तो नहीं है, पसीना तो नहीं है, हॉट है या कोल्ड है, पूरी हथेली ठंडी है या सिर्फ टिप्स ऑफ फिंगर ठंडे हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत हेल्प कर देती है। यूजली जितने भी कैल्केरियाज रहेंगे, यूजली मैं बता रही हूँ, उनके जो पाम्स रहते हैं वो गीले रहते हैं। जब आप टच करेंगे तो क्लेमीनेस आपको महसूस होगी। सिलिकास वगैरह स्पेशली हल्की ठंडी में भी उनके जो टिप्स रहते हैं ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जब आप टच करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और जब ये आप रूटीन में हैबिट में करने लगेंगे, स्पेशली जब आप केस ले रहे हो या फिर जब आप नहीं भी ले रहे हो, जब आप हैंड शेक भी करें तो चीज़ें जो है महसूस करना जब आप स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन जब आप लेना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा होम्योपैथ बनाएगी। ये चीज़ों के बाद थर्मल्स के बाद फिर उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन सच एज पर्सपिरेशन। आपको ज़्यादा पसीना आता है, पेशेंट बोले हाँ हमको इतना आता है कि हम पूरे भीगे ही रहते हैं पसीने में, गर्मियों में तो पूरे कपड़े भीगे रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक पार्ट में सच एज सोल्स में, पैरों में या हाथों की गादी में ज़्यादा पसीना रहता है, हेड में या नेक में। जनरली जितने भी कैल्केरियाज होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पर ये मैक्सिमम टाइम्स पे मिलता है। जितने भी कैल्केरियाज होते हैं उनको चेहरे पे, सर पे बहुत पसीना रहता है। तो ये एक मोती जोड़ के आपको एक माला बनानी रहती है। तो ये सारे हिंटर्स हैं जो आपको आपकी रेमेडी की तरफ ले जाएंगे। ये हो गया पर्सपिरेशन। हाँ, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो बहुत रेयरली कोई पेशेंट में मिलता है और जिसको हम PQRS कहते हैं। फॉर एग्जांपल पसीने में कोई ओडर, कोई कैरेक्टरिस्टिक ओडर है, जैसा हमारा पसीना इतना बुरा स्मेल करता है जैसे मछली हो, इस टाइप की, जैसे कोई सड़ी हुई वेजिटेबल हो, तो ये चीज़ें पिक्यूलियर हो जाती। अब आप इसको रूब्रिक बना सकते हैं। वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि रूब्रिक्स के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करें, तो उनके सजेशंस को मैं थैंक यू बोलती हूँ। इंशाल्लाह हम रूब्रिक बेसिस पे भी पढ़ेंगे अपने केसेस वगैरह, पर यह है कि अभी ये बेसिक्स चल रहा है तो मैं इसको बहुत ईजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक सेपरेट लेक्चर अपने आप में है। जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, माइज़म को डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा रूब्रिक्स पे ज़ोर नहीं देती कि कितने सिंपली आप चीज़ों को समझ जाए, इस पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ। सो ऐसी चीज़ें मिले तो आप इसको डायरेक्ट रूब्रिक बना के ले सकते हैं। और ये जो थर्मल थर्स्ट हैं ये भी रूब्रिक के रूप में काम करेंगे, पर यह है कि ये एलिमिनेटिंग सिम्टम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। सच एज आपको एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, टिमिड में कुछ ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ मिल गई हैं, 1 2 3 4। आपको मालूम चल गया ये कॉन्स्टिट्यूशन टिमिड है, ये हाइपर रिएक्टिव है, और सो एंड सो एग्रावेशन
फ्रॉम फास्ट मोशन और ये आपको फाइनल आपके रिपर्टोरियल चार्ट में ये 1 2 3 4 5 रेमेडीज़ आपको मिल गई हैं। अब आपको एलिमिनेट करना है। अब आपने इसमें थर्स्ट और थर्मल ऐड किया तो चिली और हॉट रेमेडीज़ आपकी अलग हो गई। अब आपने इसमें अपना ऑब्जर्वेशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन निकाला और आपका सिमिलिमम आ गया। पर्स्पिरेशन है तो उसका ओडर कैसा है, कपड़ों पे कोई स्टेन छोड़ के जा रहा है क्या, वो कुछ एक्रिडिटी वगैरह रहती है या नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें आपको फर्दर पूछनी है। यूजली अगर इसमें कुछ खास रहता है, पर्स्पिरेशन पूछते ही पेशेंट अपने से ये चीज़ें बता देता है। जितने PQRS है उसकी खासियत यही होती है कि वो इतने डिस्टिंक्ट रहते हैं कि ज़्यादातर टाइम पेशेंट इनको खुद ही बता देता है। फिर स्टूल्स के बारे में, हाउ मेनी टाइम्स अ डे यू पास स्टूल, कोई एबनॉर्मेलिटी है क्या, यूरिन के बारे में रिगार्डिंग इट्स कलर, इट्स स्मेल और एनी सिम्टम इफ़ प्रेजेंट। देन उसके बाद में एक्सक्रीटरी फंक्शंस के बाद में हम लोग स्लीप के बारे में जनरली पूछते हैं। पोजीशन ऑफ स्लीप्स हम सब ने पढ़ा है, मेडोराइनम वांट्स टू स्लीप ऑन इट्स एब्डोमेन, पर आप जब रूब्रिक इसको एज अ रूब्रिक यूज़ करेंगे रिपोर्टरी में तो आपको बहुत सारी मेडिसिन आएंगी। तो पोजीशन ऑफ स्लीप, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नींद के बाद जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश रहते हैं या आप इरिटेबल रहते हैं, ये वाली जो पार्ट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली जितने भी स्नेक्स होते हैं सच एज लेकेसिस, वो हम सब जानते हैं एग्रावेट होते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप, तो ये चीज़ें उनमें मिलेंगी, ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूजली सोने के बाद 6 से 8 घंटे के बाद आप रिफ़्रेश होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं, थकान है, ये है वो है, दैट मीन्स कि आपका एनर्जी एक्सेस जो है वो गड़बड़ है। अब ये एनर्जी एक्सेस क्यों गड़बड़ है, ये किसी डिसीज़ की वजह से हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, टाइफॉइड हो आपको अंदर, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो और आप ड्रेन होते जा रहे हैं, नींद भी आपको रिवाइव नहीं कर पा रही, या दूसरा कोई इमोशनल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। तो ये एक नई विंडो दे देता है पेशेंट की लाइफ में फर्दर इंक्वायरी करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। देन कम्स ड्रीम्स, कोई स्पेसिफिक ड्रीम्स आप जो बार बार देखते हैं, या कई बार ड्रीम्स में पेशेंट के डिज़ायर्स और वो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, कोई दबी हुई चाय वगैरह हो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे मैक्सिमम टाइम इसकी इतनी यूटिलिटी मेरी प्रैक्टिस में नहीं मिली, पर हाँ बाकी जो लेक्चर्स वगैरह में मैंने सुना है, इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, you should know it. Then comes ESP, we call it extra sensory perception. अगर आपके पास बोरिक मटी या मेडिका है और आपने उसको ओपन किया है, फॉस्फोरस रेमेडी में आप जाएं तो आपको एक माइंड सेक्शन है उसमें एक वर्ड मिलेगा, क्लियर वॉयंस। व्हाट इज़ दिस क्लियर वॉयंस? ये नाम ही खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यूजली हमारे जो भी सेंसेस होते हैं, साइट, नो, स्मेल, वी ऑल नो दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सिक्स्थ सेंस जिसको हम लोग कहते हैं वो ये है। कई लोग जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि हम जो सपना देखते हैं वो चीज़ें होती हैं। फॉर सपोज़ हमने किसी की डेथ देखी तो सच में कोई ना कोई 2-3 दिन में हमें मालूम चल जाएगा कि कोई है हमारा जो एक्सपायर हो गया, या हम जो भी सपना देखते हैं वो सच होता है। तो ये चीज़ें जो है चीज़ें घटने से पहले उनके बारे में पता चल जाना, इसको क्लियर वॉयंस कहते हैं। ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिफिलिटिक कैटेगरी में लेते हैं क्योंकि यूजली हम 5 सेंसेस में ही एक्सपीरियंस करने के लिए बने हैं। कुछ हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं उनको ये सेंस होता है। तो अगर ये केस में मिला, बहुत सारे लोग हाँ हमारे सपने सच होते हैं ये वो, और जब आप फर्दर इंक्वायर करते हैं तो आप अच्छा ठीक है अपना कोई सपना बताएं जो वाकई सच हुआ हो, तो यू कम टू नो हाँ चलो मतलब ये उतना वो नहीं है। और कई केसेस में ये बहुत क्लियर कट होता है। तो ये चीज़ें एलिसिट करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ।
आप अपनी रिपर्टरी में जो भी आप यूज़ करते हैं जाएं, ये रूब्रिक देखें और कितनी रेमेडीज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर हम सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी हम क्लासीफाई करेंगे। सच एज सेंसिटिविटी टू सन, वी ऑल नो ऑल नेट्रम्स आर वेरी रिएक्टिव टू सन रेज। धूप उनको बर्दाश्त ही नहीं होती, धूप में जाने से उनका सर दर्द वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमको हेल्प कर सकती है रेमेडीज़ मतलब समझने में। धूप में जाने से क्या आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ होती है? पेशेंट बोले नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। देन गो टू नॉइज़, कोई मतलब हल्की पुल्की आवाज़ भी है, या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, या कहीं म्यूज़िक बज रहा है तो आपको चिड़चिड़ या इरिटेशन, गुस्सा आता है, तो अगर माइग्रेन वाला पेशेंट है तो वो यूजुअली यस में ही जवाब देगा। तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ठीक है, ये पैथोलॉजी के वजह से इसको हो रहा है। और अगर उसको माइग्रेन या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हाँ बोल रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। उसके बाद में भी कम टू स्मेल, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे मोगरा के फूल वगैरह रहते हैं, उसकी स्मेल टॉलरेट नहीं होता। कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के अगर साइड में भी बैठ गया है तो सर दर्द होने लगता है। तो ये बता रहा है हमको पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। तो अब हम सेंसिटिव रेमेडीज़ के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं उस बारे में। देन चेंज ऑफ वेदर, जब भी क्या मौसम बदलता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, मतलब वो वेदर चेंजेस के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ये सब कुछ हो रहा है तो वो बीमार पड़ रहा है। जनरली जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, ये सेंसिटिविटी के ज़्यादातर चीज़ें उनमें पॉजिटिव मिलेगी। तो हम जान सकते हैं कि हाँ ये बहुत सेंसिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हम माइंड सेक्शन में जाके वो बता रहे हैं कि नहीं मैं बहुत दयालु हूँ, मेरे सामने किसी को भी बहुत तकलीफ़ में मैं देखता हूँ, रोते देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है एंड ऑल। और जब उसका ये फिज़िकल्स भी मैच हो रहा है कि नहीं वो वाकई नॉइज़ से, स्मेल से, चेंज ऑफ वेदर से, इन सब चीज़ों से सेंसिटिव है, तो हम इसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ थोड़ा बैलेंस हो रहा है। और जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप वो फर्दर क्वेश्चनिंग करके अपना डाउट वही क्लियर करें। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन वी मूव ऑन थंडर स्टॉर्म, कि बिजली कड़कती है तो आपको डर लगता है क्या? देन फियर्स, कोई स्पेसिफिक फियर है, लोनलीनेस, रॉबर्स, क्राइम, या अंधेरे से, अकेले रहने से, ये सारी चीज़ें बच्चों में जो है ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। बड़े यूजुअली इस चीज़ को एडमिट नहीं करते या उन्होंने इस बारे में ऐसा सोचा नहीं रहता। कई लोग होते हैं जो लाइट ऑफ करके सो नहीं पाते हैं, तो आस्क ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद में हाँ, सेंसिटिवनेस टू टाइट क्लॉथिंग, कि अगर आपने टाई वगैरह पहनी है या क्लोज नेक कॉलर पहना है या स्कार्फ वगैरह लगाया तो आपको उलझन घबराहट होती है क्या? तो जितने भी ओफीडिया स्नेक्स ग्रुप है तो वो सेंसिटिव रहेंगे इस चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव मिले तो वो ओफीडिया ग्रुप ही है। कार्सिनोसिनोज ऑल्सो सेंसिटिव टू टाइट क्लोथिंग। तो थोड़ा आप देखते जाएं। आप मतलब आपने स्टार्ट किया था केस टेकिंग में यहाँ से, फिर आप की क्वेश्चनरीज जो है आपकी रेमेडी की तरफ आपको इस तरह से ले आ रही है। तो ये हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो भी आप देख रहे हैं। सो लेट अस गो टू अनदर सेक्शन। अब हम इंक्वायर करेंगे अबाउट माइंड एंड लाइफ स्पेस ऑफ पेशेंट। ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग फिजिशियन का अपना अलग अलग पूछने का तरीका रहता है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप किस स्टाइल को प्रेफर करना चाहेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो भी पेशेंट आपके पास है उसकी सराउंडिंग वगैरह के बारे में आपको उसकी फैमिली हिस्ट्री के से, उसकी मैरिटल स्टेटस और बाकी सब चीज़ों से आप जान चुके हैं कि वो जो पेशेंट है
उसके फादर मदर के बारे में, अगर बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, स्पाउस है या नहीं है, साथ रहते हैं या नहीं, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। अब आपको फर्दर इंक्वायर करना है पेशेंट के बारे में। उसके बात करने के तरीके से, उसका अपने केस देने के तरीके से आप इतना तो समझ गए हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है जो आपके सामने बैठा हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो इस तरह से आप समझें, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, अडल्टहुड, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये चीज़ें हैं। देखो, अब किसी को भी समझने के लिए ये यूजुअली सोरिक फेज़ होती है। जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो इस हिस्ट्री पे बेस्ड होता है। चाइल्डहुड पूछना कि बचपन में आपका नेचर कैसे था, तो कई जो मतलब थोड़े एल्डरली लोग होते हैं, अब बचपन का हमको क्या याद रहेगा, ऐसा वैसा, तो ये चीज़ें उनको इररिलेवेंट लगती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ इररिलेवेंट लगे उसका जवाब देना, मतलब इंसान उतना केयरफुली नहीं रहता है, इतना मतलब उसको तवज्जो नहीं देता है। तो आपको ये चीज़ समझानी रहेगी कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम बेस्ड साइंस है, मतलब वो आपके स्वभाव के ऊपर वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वाइफ और आपको दोनों को ही टाइफॉइड है या दोनों को ही फीवर है, तो दोनों की रेमेडीज़ एक नहीं होंगी, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो आपका नेचर समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आप जितना कोऑपरेट करेंगे हम आपको उतना बेनिफिट दे पाएंगे, आप उतने जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो बेसिक सेंटेंसेस है ये बहुत हेल्प कर देते हैं पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करने में। सो स्टार्ट। तो चाइल्डहुड में, बचपन में आपका नेचर कैसे था, कितने फ्रेंड्स थे आपके, मतलब ईज़िली जल्दी दोस्ती हो जाती थी या थोड़ा शर्मीला स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे। ज़्यादातर लोग जो है पेरेंटल प्रेशर के वजह से कोई ना कोई डिग्री वगैरह एक्वायर कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो वही बनना चाहते हों। कई बार पीयर प्रेशर के वजह से दोस्त ये कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, या फिर सोसाइटी में हमारी क्या जगह रहेगी, या हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम ये बने। तो कुछ लोग अपने करियर को उस तरह से परस्यू करते हैं। तो ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है। आप जो बने, क्या बचपन से आप ये बनना चाहते थे, तो उसके पीछे की हिस्ट्री वो अपने आप बताने लगेगा कि हाँ हम ये बनना चाहते थे, या हमारे नेबर थे ऐसे थे हम उनके जैसा बनना चाहते थे, या नहीं हम तो ये करना चाहते थे पर हमारे डैडी चाहते थे कि आप ये करें, तो फिर हमने उनका दिल नहीं दुखाया, हमने इसमें ही बहुत मेहनत करके हमने ये पोजीशन जो है वो अचीव की है। तो इससे आपको पेशेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में पढ़ाई करते थे तो खुद से करते थे या पेरेंट को पुश करना पड़ता था। अब यहाँ पे जो है कंपैरिजन का रोल जो है एकदम बहुत अच्छा, ऐसा हीरो जैसा ये प्ले करता है कंपैरिजन। ये केस को बहुत एकदम डिस्टिंक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट का नेचर उसके एल्डर या यंगर सिबलिंग का नेचर, आपका और आपके भाई के नेचर में बचपन में क्या डिफरेंस था, कौन जल्दी फ्रेंड्स बना लेता था, कौन ज़्यादा ओबीडियंट था, कौन मम्मी का फेवरेट था, कौन पापा का फेवरेट था, और कौन चीज़ें बहुत अच्छे से रखता था, हार्ड वर्किंग कौन था, और मतलब केयरलेस कौन था, कौन जल्दी रो देता था। और ये सारी चीज़ें जो है आप यूजली जब आप पहला क्वेश्चन ही पूछेंगे कि आपके में और आपके भैया के नेचर में क्या डिफरेंस है, तो ज़्यादातर ये टक 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 करके खुद ही चीज़ें आ जाती है। पर इन केस पेशेंट एक्सट्रीमली रिजर्व्ड है, वो जल्दी समझ या फिर उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना फास्ट नहीं है, तो फिर आप ये करके उसे इलिसिट करवा सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। फिर एडोलसेंट ग्रुप, यहाँ एडोलसेंट ग्रुप में ज़्यादा फ्रेंड्स यही सब घूमता रहता है कि कितने दोस्त थे, क्या करते थे, लाइकिंग क्या थी, प्रेफरेंसेस क्या थी, क्या बनना चाहते थे, ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर अडल्टहुड में ज़्यादातर ऑक्यूपेशन, फैमिली रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है आप पूछ सकते हैं। ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मकसद सिर्फ यही है, एज डॉक्टर केंट सेज, हमको विल ऑफ द पेशेंट पता करना है,
हमको मॉरल ऑफ द पेशेंट पता करना है और पेशेंट का इंटेलेक्ट कैसा है वो हमको पता करना है। विल हमको इससे पता चल जाएगी, हाँ हम बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहते थे, फिर हमने बहुत मेहनत की और फिर हम साइंटिस्ट बने, हमको ये प्रॉब्लम आई पर हमने एम को अपने बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं किया, इतनी हमारे पास फाइनेंशियल मतलब हेल्प भी नहीं रहती थी, बाद में आगे चल के हमको काम करना पड़ा और हमारी पढ़ाई को सपोर्ट करना पड़ा। व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री यू नो दैट हाँ विल इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर मॉरल्स, बच्चों में कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे इसको और बड़ों में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये दोनों एक अलग टॉपिक है, ये दोनों समझने वाली चीज़ें हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पे लगेगी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब केस टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स बताऊंगी, जब ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल आप अपने काम को लेके कितना सीरियस रहते हैं, छुट्टियाँ कितने लेते हैं, तो इस चीज़ों से उसका मॉरल वगैरह ये पता चल जाएगा। क्या आप लोगों की हेल्प करते हैं या किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, आप अपनी मतलब कितने मैनिपुलेटिव है। अब आप बोलेंगे झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये कोई एडमिट नहीं करेगा कि हाँ हमें ये सारे गुण मौजूद हैं। तो हाँ, आपके पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट करके चीज़ें सब कुछ बराबर कर लेते हैं, तो वो यूजली आंसर येस या नो में आएगा। अगर येस में आए तो प्लीज़ मुझे कोई इंसिडेंट्स बताइए ना इस बारे में, तो वो इंसिडेंट्स जो है वो ये तीनों चीज़ आपके सामने खोल के रख देगा कि वो बंदा मॉरल है या इमॉरल है, वो कंसाइंशियस है या नहीं है, झूठा है या बहुत सच्चा है, वेदर ही इज़ लवर ऑफ ट्रूथ और बहुत धोखेबाज है। ये चीज़ें आपको इनसे पता लग जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेल्समैन हूँ और मेरे प्रोडक्ट में ये कमी है पर मुझे इतना अपना जो टारगेट मेरी कंपनी ने दिया है वो अचीव करना है, तो मैं यूजली जो है भोली भाली आंटीज़ उनके यहाँ जाता हूँ, फिर उनको ये चीज़ों के बारे में बड़ाई बताता हूँ और अब झूठ सही बोल के अपने प्रोडक्ट जो है सेल करके आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। तो ये वेरियस वेज हो सकते हैं, ये हर फिजिशियन का अपना स्टाइल है कि वो कैसे चीज़ों को जज करता है। देन कम्स लास्टली द इंटेलेक्ट, वो चीज़ें आपको अभी तक काफ़ी समझ चुकी होंगी कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। फर्स्टली, अगर कोई इलिटरेट पेशेंट है आपके सामने तो आपका क्वेश्चन और उसका आंसर ये कितना रिलेवेंट है, ये कितना एग्जैक्ट है और क्या वो बहुत सोच रहा है आंसर देने के पहले, ये चीज़ें आपको जो है वो बता देती है कि उसका इंटेलेक्चुअल स्टेटस कितना है। कभी भी ज़रूरी नहीं है कि कोई इलिटरेट हो तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल लो हो और कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो तो वो उसको बहुत आप हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे रखेंगे। ये चीज़ें होती है, ये मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब इंजीनियर है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, बट द थिंग इज़ इलिटरेट होना लेस इंटेलेक्ट की गवाही नहीं देता। कई लोग जो है वो पढ़ नहीं पाते पर वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते, इंटेलिजेंट होते, सच एज एमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो फिर आप एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। स्पेशली हाउसवाइफ के केस में, अगर मेहमान आ रहे हैं 12 से 13 मेहमान हैं और आपने अभी तक मतलब इतने लोगों को अटेंड नहीं किया कभी, तो खाना वगैरह प्रोपोर्शनेटली आप बना लेते हो कि बहुत ज़्यादा ही बन जाता है कि बहुत फेंकना पड़ता है। या फिर हाउसवाइफ्स के लिए अगेन जो कुछ भी आपको स्पेशली जो लोग जो हाउसवाइफ्स इतना पढ़े लिखे नहीं हैं तो जितना भी खर्च वगैरह मिलता है तो उससे पूरा मैनेज कर लेते हैं आप, पूरा मंथ की प्रॉब्लम हो जाती है, हिसाब किताब में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल आपको बता देती है। तो ये था बहुत ब्रीफली अबाउट केस टेकिंग, जो मैं बहुत डीप में नहीं गई हूँ। इसका एक सेंटेंस जो है वो 30-40 मिनट्स डिमांड करता है अगर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये फिर से मैं बोल रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए है, तो एटलीस्ट उनको एक ये प्रोफॉर्मा बनाने में, क्वेश्चनरीज बनाने में ये थोड़ी हेल्प कर देगा। लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब जब हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में, एक्यूट केस कैसे लेनी है, क्रॉनिक केस कैसे लेनी है,
पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के केस में स्पेशली जो बच्चा बोलता ही नहीं है उससे आप क्या पूछोगे ये सारी चीज़ें, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों की जो कुछ भी हमने ये सब पढ़ा है इन सब की हमको रिलेवेंस जो है वो समझ में आएगी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि एक पेपर पे ये जितना भी कुछ है एक छोटी नोटबुक में ये मेंशन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये अभी बेसिकली एक समझ लीजिए एक पेंटिंग है, एक आउटलाइन है जिसमें अभी कलर्स नहीं भरे। जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे बढ़ेगा तो यू विल सी कि हर चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर जो है वो ख़त्म कर